हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। यानी कि यहाँ पर हम उन सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने वाले हैं जिनका सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा रोल है या सोसाइटी के एक बहुत बड़े पार्ट हैं वो, उनका लगातार कॉन्टिन्यूशन में रहना और उनमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं वक्त के साथ या आए हैं, उन्हें हम लोग समझने की कोशिश इस चैप्टर के अंदर करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 किया था, जो पूरा 1 घंटे में मैंने आपको क्लियर किया था वर्ड बाय वर्ड। अब हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला सोशल इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है कास्ट। तो कास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो जो ये कास्ट है ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कहां से आया है, ये आया है पोर्टुगीज से आया है, जिसका नाम है कास्टा। जिस वर्ड का मतलब है कास्टा, जिसका मतलब है प्योर ब्रीड। इंडिया के अंदर ये सिस्टम जो है ये किसी एक वर्ड के द्वारा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसे संस्कृत में दो अलग अलग शब्दों में डिस्क्राइब किया गया है, वर्णा और जाति। तो वर्णा और जाति में क्या डिफरेंस है उसे हमें समझना पड़ेगा, तो हम कास्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। बट अगर आप लोग बेसिक समझना चाहते हैं तो कास्ट का मतलब होता है जाति। और एक कास्ट के बारे में एक बात कही जाती है कि जाति वो है जो कभी नहीं जाती, क्योंकि जिस जगह पर आप पैदा होते हो, जिस परिवार में आप पैदा होते हो, उसके साथ ये चिपकी हुई आती है और जाने अनजाने में सबको ये चीज माननी ही पड़ती है कि वो किसी न किसी कास्ट के हैं और उसी कास्ट के हिसाब से उस पर्सन की जिंदगी जो है वो डिसाइड की जाती है। काफी बड़ा रोल यानी कि कास्ट का हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। आइए जानते हैं वर्णा और जाति में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, वर्णा का क्या मतलब होता है। वर्णा का मतलब होता है कलर। इट रेफर्स टू फोर फोल्ड डिवीजन। हमारी सोसाइटी में 4 हिस्सों में डिवीजन किया हुआ है लोगों का। ठीक है, वो क्या डिवीजन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जो पढ़ने पढ़ाने से जुड़े हुए हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय वो ग्रुप है जो लड़ाई में, वॉर में इन्वॉल्व रहा, राजा हो गए, सिपाही हो गए, ये क्षत्रिय होते थे। वैश्य वो लोग हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के मेंबर थे, यानी जो व्यापार करते थे। और इसके अलावा शूद्र वो थे जिन्हें आजकल दलित भी कहा जाता है, और ये लोग वो थे समाज के जो दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते थे, यानी दिस इज द सर्विस कास्ट। ठीक है जी। तो वर्णा को सोसाइटी ने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं, है ना, वो जैसे मैंने बताया टीचिंग में होते हैं, क्षत्रिय वॉर में होते हैं, वैश्य ट्रेडिंग में होते हैं, शूद्र दलित में होते हैं। इसके अलावा अगर कोई और पर्सन आ गया है जो इन चारों ग्रुप में नहीं बैठ पा रहा, यानी कोई फॉरेनर आया है, कोई स्लेव है, या ऐसे लोग जिन्हें किसी राजा के द्वारा कॉन्क्योर किया गया है, उन पे कब्जा किया गया है, तो ऐसों को हम 5th कैटेगरी में डालते हैं, जिस 5th कैटेगरी का नाम है पंचमास, यानी द 5th कैटेगरी। 4 तो ऊपर वाले हो गए, इसके अलावा 5वां वो लोग जो इन चारों में से कहीं नहीं बैठते, उन्हें हम क्या कहेंगे? पंचमास कहेंगे, यानी द 5th कैटेगरी कहेंगे। वर्णा जो होता है उसका काम ऑल इंडिया लेवल पर होता है, और एक ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन है। चाहे आप कश्मीर चले जाओ, चाहे कन्याकुमारी चले जाओ, हिंदुओं में ये आपको देखने को मिलेगा। लेट वैदिक पीरियड इसका टाइम पीरियड बताया गया है, यानी 900 से 500 बीसी में बताया गया है कि वर्णा सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता था। बट बाद में धीरे धीरे इसमें रिजिडिटी आती गई और इस सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया गया जाति सिस्टम में। अब जाति क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो जाति जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसका मतलब होता है काइंड या फिर स्पीसीज, काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, एंड कैन बी यूज फॉर एनीथिंग। और ये किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन ग्रुप। मान लीजिए तरह तरह के प्लांट है तो हम बोल सकते हैं ये अलग अलग जातियां हैं प्लांट की। अलग अलग तरह के जानवर है तो हम कह सकते हैं ये अलग अलग जातियां हैं इस जानवर की। उसी तरह से इंसान जो है वो भी अलग अलग जातियों में डिवाइडेड है। जाति जो है however is the term most commonly used for the caste system। हमारे देश में कास्ट सिस्टम के अंदर जाति शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह माना जाता है कि जाति जो है वो काफी लोकल है और रीजनल लेवल पर इसके सब ग्रुप बने हुए हैं, यानी कोई जाति किसी जगह पर अलग लेवल पर काम करती है तो कोई जाति किसी रीजन के अंदर अलग लेवल पे काम करती है। लेकिन वर्णा पूरे देश में एक था, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट वैदिक पीरियड, यानी इस पीरियड के बाद में, जो वर्णा पीरियड था, इस पीरियड के बाद में जो पोस्ट वैदिक पीरियड आया, उस पोस्ट वैदिक पीरियड में कास्ट धीरे धीरे रिजिड बनता चला गया और
यानी कि अब कास्ट के अंदर एक चीज आ गई कि आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते। वर्णा में क्या था, आप चेंज कर सकते हो, जो भी काम आप करते हो उस काम के हिसाब से आपका वर्ण चेंज हो जाएगा, लेकिन कास्ट सिस्टम में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है जी। कास्ट के डिफाइनिंग फीचर क्या है, यानी कास्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। पेपर में बहुत आता है कि आपको डिफाइन करना है कास्ट को, उसके फीचर्स क्या है, तो पेपर में आता है फीचर्स ऑफ कास्ट। तो देखिए, पहला, कास्ट जो है वो कास्ट बेस्ड है, बर्थ बेस्ड है। कास्ट जो है वो बर्थ बेस्ड है, यानी आप कहां पैदा हुए हैं इस बात से डिसाइड होता है कि आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, यानी अगर आप किसी ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य के घर पैदा हुए हैं तो वैश्य हैं, दलित के घर पैदा हुए हैं तो दलित है। यानी जो आपके पेरेंट्स की कास्ट होगी वही चाइल्ड की ऑटोमेटिक कास्ट होगी, और उसे यह हक नहीं है कि वो अपनी कास्ट को चूज कर सके, चेंज कर सके या छोड़ सके। लेकिन कई केसेस हमने हिस्ट्री में ऐसे पढ़े हैं जहां पर समाज ने एक पर्टिकुलर पर्सन को उसकी कास्ट से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। ये हमने केसेस पढ़े हैं। सेकंड, मैरिज रूल्स। कास्ट से जुड़े हुए कुछ शादी के नियम हैं, जैसे जो कास्ट के अंदर शादी होती है उसे एंडोगैमस कहते हैं, यानी बोला जाता है कि आपको शादी कास्ट के अंदर ही करनी है, जिस जाति के आप हो उसी जाति में आपको शादी करनी है, और ऐसी शादी जो कास्ट के अंदर ही होती है उसे एंडोगैमस मैरिज कहती है। जो कास्ट के बाहर होती है उसे क्या कहोगे, एक्सोगैमस। एक्सो मतलब बाहर, एक्सोस्ट बाहर, और एंडो मतलब अंदर, यानी कास्ट के अंदर जो शादी होगी उसे एंडोगैमस कहेंगे। और कास्ट का ये फीचर है कि हर व्यक्ति अपने कास्ट में शादी करता है। ये तो आप भी देखते होंगे, ज्यादातर जो अरेंज मैरिज होती है हमारे देश में वो सब एंडोगैमस ही होती है। उसके बाद खाने को लेके भी कानून है। एक पर्टिकुलर टाइप के कास्ट के लोग, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ खाना ही उनके लिए बताया गया है। ठीक है, आजकल तो खैर सब हर कोई कुछ भी खा लेता है, लेकिन हर कास्ट के हिसाब से कानून लिखे हुए हैं कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चौथा, हेरारिकी, यानी कास्ट जो है उसमें सब लोग बराबर नहीं है। ठीक है, सब लोग हेरारिकी में हैं, ऊपर नीचे हैं, यानी कोई किसी से बड़ा है तो कोई किसी से छोटा है, यानी देयर इज अ रैंकिंग सिस्टम, देयर इज अ रैंकिंग सिस्टम। और ये रैंकिंग सिस्टम कई बार रीजन टू रीजन थोड़ी बहुत चेंज भी होती है। ठीक है, लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि हेरारिकी होती है। आगे, सब डिवीजन। कास्ट सिर्फ 4 हिस्सों में बटे हुए नहीं है, उन 4 में कम से कम 400 या 4000 तरीके की कास्ट आपको देखने को मिलेगी। यानी कास्ट के अंदर क्या है, सब डिवीजन है, सब कास्ट है। ठीक है, फर्दर डिवीजन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कास्ट के अंदर कई सारी सब कास्ट मिलेंगी, यानी ब्राह्मण है तो कई तरह के ब्राह्मण होंगे, बनिए हैं तो कई तरह के बनिए होंगे, दलित हैं तो कई तरह के दलित ग्रुप होंगे। इसे सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और उनके अंदर भी हायरार्की है। मजे की बात यह है, उनमें भी अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण में कई टाइप ऑफ ब्राह्मण है तो उनमें भी मैं बड़ा ब्राह्मण हूं तो छोटे ब्राह्मण हूं, यह सिस्टम वहां पर भी मौजूद है। छठा, ऑक्यूपेशन। हर कास्ट किसी ना किसी काम से जुड़ी हुई है, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है, यानी एक कास्ट क्या काम करेगी यह पहले ही तय है, और वो काम जो आज मैं कर रहा हूं वही मेरा बच्चा करेगा और फिर उसका बच्चा करेगा और फिर उसका बच्चा करेगा, यह बात भी पहले से तय है। ठीक है साहब, तो ये क्या हो गए, 6 फीचर हो गए किसके, कास्ट के, जो पेपर में आपका एज इट इज क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में आ जाता है, नॉर्मली 4 नंबर में ही आता है। अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कास्ट, यानी द कास्ट मेनली वर्क्स ऑन 2 प्रिंसिपल। कास्ट जो काम करती है वो 2 प्रिंसिपल्स पर करती है। पहला, डिफरेंस विद सेपरेशन एंड होलिज्म विद हायरार्की। एक क्या है, डिफरेंस विद सेपरेशन, और दूसरा क्या है, होलिज्म विद हायरार्की। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। आपसे मान लो पेपर में पूछ लिया कि बताइए व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ कास्ट सिस्टम, तो आपको पहला बताना है डिफरेंस विद सेपरेशन और दूसरा बताना है होलिज्म विद हायरार्की। क्या है ये, देखिए हर कास्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ईच कास्ट इज कंसीडर डिफरेंट एंड इज केप्ट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। हर कास्ट को दूसरे से बिल्कुल अलग किया गया है। दैट इज वाई मैनी रूल्स अबाउट मैरिज, फूड, सोशल इंटरेक्शन, ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट
इन प्रिवेंट मिक्सिंग विद कास्ट, तो एक ग्रुप दूसरे से मिक्स ना हो इसके लिए बहुत तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, शादियों को लेके, खाने को लेके, इंटरेक्शन को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके, ताकि आपस में कास्ट मिक्स ना हो पाए। लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम नो कास्ट स्टैंड अलोन, कोई भी कास्ट अकेली नहीं है, ठीक है। एवरी कास्ट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर होल एंड सोसाइटी इज सीन एज द टोटलिटी ऑफ ऑल कास्ट टुगेदर, यानी बेशक इन्हें अलग किया गया है, अलग अलग तरह से इनके फूड कल्चर हैं, अलग अलग तरह से इनकी शादियां हैं, अलग अलग तरह से इनका ऑक्यूपेशन है, लेकिन उसके बावजूद ये कास्ट एक दूसरे पर अलग अलग तरीकों से डिपेंडेंट है और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी ये अलग भी हैं और ये साथ भी हैं। पहला क्या है, डिफरेंस विद सेपरेशन, यानी ये अलग अलग हैं और इनमें कई तरह के क्या है, डिफरेंसेस हैं। और दूसरा क्या है, होलिज्म विद हायरार्की, ये एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं लेकिन फिर भी सब एक साथ हैं, बिना एक साथ हुए इनका काम नहीं चल सकता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैं हूं और एक किसान है, ठीक है, इसे कास्ट से मत समझिए, वैसे समझिए मैं कोई नौकरी करता हूं और एक किसान है जो खाना उगाता है। मेरा काम, मैं जहां जिन शादियों में जाता हूं वहां वो किसान नहीं जाता, जो मैं खाता हूं वो शायद किसान नहीं खाता, या जिस तरह के सोशल ग्रुप में मेरा उठना बैठना उस तरह का उस किसान में नहीं है। मैं शादी करूंगा अलग ग्रुप में, वो करेगा अलग ग्रुप में, लेकिन उसके बावजूद मुझे अन्न के लिए किसान पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। किसान और मैं मिलके ही एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे, अदरवाइज ये बात नहीं बनेगी। तो होलिज्म, होल मतलब सारे, लेकिन हायरार्की यानी कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, ठीक है। डिफरेंस विद सेपरेशन, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, हमारे बीच में डिफरेंसेस होंगे और वो हमें क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एक दूसरे से अलग अलग तरह से, ठीक है। लेकिन फिर भी इन एंड ऑल हम लोग बिल्कुल साथ हैं। आगे बढ़े, पॉल्यूशन, प्योरिटी एंड कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की में एक वर्ड यहां पर आया, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया आपको सब कास्ट बराबर नहीं है, तो देयर इज अ पॉल्यूशन प्योरिटी स्केल। ये माना गया, जैसे मान लीजिए ये है प्योर और ये है पॉल्यूटेड, यानी माना गया कि हर कास्ट जो है वो इस स्केल पे कहीं ना कहीं बैठती है। वो मान लीजिए यहां बैठती है तो ज्यादा पॉल्यूटेड है, यहां बैठती है तो थोड़े ज्यादा प्योर है, यहां और करीब आ जाती है तो और प्योर है, यहां और करीब आ जाती है तो और प्योर है, यहां आ जाती है तो और ज्यादा पॉल्यूटेड है। यानी ये डिसाइड किया गया कि जितनी छोटी कास्ट होगी, छोटी मतलब नीची मानी जाएगी उसे समाज के द्वारा, ऐसी कास्ट पॉल्यूटेड होगी। और जो कास्ट अपर मानी जाएगी, जिसे भगवान के ज्यादा करीब माना जाएगा, उसे सेक्रेड माना जाएगा, जिन्हें रिचुअली प्योर माना जाएगा, उन्हें हायर स्टेटस मिलेगा और वो प्योर मानी जाएंगी। जबकि जो लोअर कास्ट होगी उसे नीचे रखा जाएगा और वो इम्प्योर मानी जाएगी, लेस प्योर मानी जाएगी। दूसरी सोसाइटीज में, एज इन अदर सोसाइटीज, मैटीरियल पावर आपके पास जो है, यानी वेल्थ कितनी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, उसके हिसाब से आपका सोशल स्टेटस बनता है। और ये हमारे कास्ट में भी दिखाई देता है। जो हायर कास्ट का व्यक्ति होगा उसका सोशल स्टेटस दूसरों से ज्यादा होगा, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में उसके पास वेल्थ भी सोसाइटी में बाकियों से ज्यादा होगी, ठीक है। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो नोट करते हैं दैट जो ग्रुप डिफीट होते हैं वॉर में, द ग्रुप डिफीटेड इन द वॉर वर ऑफन पुश्ड इनटू लोअर कास्ट पोजीशन। जो ग्रुप लड़ाइयों में हार जाते हैं उन्हें समाज में नीचे रख दिया जाता था पहले के टाइम में। यानी अब वो नीचे वाले लोग ऊपर को क्या करेंगे, सर्व करेंगे। जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या हो गए, पॉल्यूटेड हो गए, और जो ऊपर वाले लोग हैं वो क्या हो गए, प्योर हो गए। क्योंकि ये माना गया कि ऊपर वाले लोगों के पास वेल्थ है, ऊपर वाले लोग भगवान के ज्यादा करीब हैं। क्लियर है जी। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आज के जमाने में कहां कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। बट बेटा आज भी कास्ट सिस्टम हर जगह अवेलेबल है, बस आपकी देखने के नजरिए चाहिए। आज के टाइम में आप मंदिरों में जाइए और आप देखेंगे कि मैक्सिमम मंदिरों में जो पंडित बैठता है वो पंडित ब्राह्मण जाति से ही है। ऐसा क्यों है? पंडित का काम जो है वो तो कोई भी सीख सकता होगा ना, उसकी पढ़ाई होती होगी, उसकी समझ होती होगी, तो समझ तो मैं भी डेवलप कर सकता हूं। लेकिन मुझे क्या मंदिर में पंडित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। किसी ब्राह्मण को ही प्योर माना जाता है, उसे ही ईश्वर के ज्यादा करीब माना जाता है, और यह माना जाता है कि वही प्योर है, इसलिए उसी को यह काम करने चाहिए।
आप कभी सुबह उठते हो तो आप देखते होंगे गली साफ मिलती है आपको, सुबह सुबह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आके झाड़ू लगा देते हैं। आप किसी दिन सुबह उठो और अपने गली में जो भी झाड़ू लगाता है XYZ, उससे उसकी जाति पूछिए। मैक्सिमम लोग जो झाड़ू लगाते हुए आपको सुबह मिलेंगे वो ज्यादातर लोअर कास्ट के लोग होंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत से वो लोग यही काम कर रहे हैं और उन्हें समाज ने मजबूर कर दिया है कि वो यही काम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज भी जाति हर जगह है। जब शादी की बात होती है तो वहां फिर जाति कैसे आ जाती है बीच में कि भाई नहीं नहीं अपनी जाति में ही शादी करेंगे, दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, है ना। तो जाति हर जगह है, बस आपके देखने के नजरिए की बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कास्ट एज अ डिवीजन ऑफ लेबर, कास्ट को कामों के हिसाब से कैसा बांटा गया है। कास्ट आर नॉट ओनली अनइक्वल, कास्ट जो है वो अनइक्वल तो है ही रिचुअल स्टेटस में, बट इसे कॉम्प्लीमेंट्री और नॉन कॉम्पीटिंग देखा गया है। यानी मान लीजिए एक कास्ट है ब्राह्मण और ये एक कास्ट है मान ली क्षत्रिय, ठीक है, ये दोनों कास्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी बिना ब्राह्मण बिना क्षत्रिय के ब्राह्मण का काम नहीं चल रहा, बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय का काम नहीं चल रहा। भाई ब्राह्मण को सुरक्षा चाहिए तो क्षत्रिय देगा, और क्षत्रिय को अपने घर में पूजा पाठ कराना है तो ब्राह्मण चाहिए। तो यानी ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन साथ ही साथ नॉन कॉम्पीटिंग है, यानी एक दूसरे का इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। ठीक है, आपस में ब्राह्मण को ऐसा नहीं लगेगा कि क्षत्रिय जो है वो मेरी नौकरी छीन लेगा या ये वो काम करेगा जो मैं कर रहा हूं, ना क्षत्रिय को ये लगेगा कि ब्राह्मण मेरी नौकरी छीन लेगा। यानी दोनों के आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों ग्रुप्स क्या हैं, नॉन कॉम्पीटिंग ग्रुप्स हैं। क्लियर। ईच कास्ट हैज इट्स ओन फिक्स्ड प्लेस इन द सिस्टम, हर कास्ट का अपना एक फिक्स प्लेस है इस सिस्टम के अंदर, जो दूसरी कास्ट द्वारा नहीं लिया जा सकता। क्योंकि कास्ट किससे जुड़ी हुई है, ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है। जो काम आप कर रहे हो वो दूसरी जाति का व्यक्ति काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यह डर नहीं होगा कि कोई और जाति का व्यक्ति आके मेरा काम मेरे से छीन लेगा। द कास्ट सिस्टम वर्क लाइक अ सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, कास्ट सिस्टम जो है वो लेबर के डिवीजन के तौर पे काम करती है समाज में कि कौन क्या काम करेगा। लेकिन आज का जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था, एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है और वो अपना काम चेंज नहीं कर सकता, जो उसके पिताजी कर रहे थे वो भी वही काम करेगा। कोलोनियलिज्म एंड कास्ट, यानी कोलोनियलिज्म मतलब ब्रिटिश का टाइम। जब भी ये वर्ड सुन लो कोलोनियलिज्म तो समझ लेना ये बात हो रही है ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स का कास्ट सिस्टम से क्या लेना देना, भाई सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स हमें रूल करने आए। जब हमें रूल करने आए वो, तो उन्होंने हमें रूल करने के लिए हमारे कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश की, क्योंकि ब्रिटेन में तो ऐसा कुछ था नहीं, क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उन्होंने हमें गवर्न करने के लिए हमारे कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश की। और 1901 में पहली बार इंडिया में कास्ट सेंसस कराया गया, किसके जरिए, हर्बर्ट रिस्ले के जरिए। ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में पहला कास्ट सेंसस कब हुआ, किसने किया, हर्बर्ट रिस्ले ने किया। ठीक है, और उसमें नोट किया गया कि कौन सी कास्ट किस रैंक में आती है, किस ऑर्डर में आती है। लेकिन इसको लेके पंगा हो गया, क्योंकि हर कास्ट ग्रुप आने लगा सेंसस कमिश्नर के पास और ये कहने लगा कि नहीं नहीं मेरा ग्रुप तो इनसे थोड़ा ऊंचा है, हम तो यहां आते हैं, ये लोग तो हमसे नीचे हैं। तो अपनी पोजीशन को हायर दिखाने के लिए बहुत सारे लोग क्लेम करने लगे। ठीक है, और अपने हिस्टोरिकल एविडेंसेस, स्क्रिप्चरल एविडेंसेस दिखाने लगे सेंसस कमिश्नर को। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो पेड अटेंशन टू द वेलफेयर, उन्होंने यह भी ध्यान दिया ब्रिटिशर्स ने कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जो बड़ी दब चुकी हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, और उनके वेलफेयर के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ऐसी कास्ट को ब्रिटिशर्स ने नाम दिया डिप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस। और उनके लिए पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर उन्हें लीगल रिकॉग्निशन दिया गया कि यस ऐसी कुछ कास्ट हैं जिन्हें नाम दिया गया शेड्यूल कास्ट, और ऐसी कुछ ट्राइब हैं उन्हें नाम दिया गया शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और उनको सोसाइटी के जरिए, स्टेट के जरिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी आज के टाइम में स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे मिलता है इन्हें, थ्रू रिजर्वेशन, थ्रू रिजर्वेशन इन्हें क्या मिलता है, स्पेशल
ट्रीटमेंट मिलता है बाय द स्टेट। क्यों? क्योंकि ये डाउनट्रोडन है, दबे कुचले वर्ग हैं समाज के, जिन्हें वक्त के साथ अपर कास्ट ने बहुत दबाया है और वक्त के साथ अपर कास्ट ने इन्हें वो नहीं दिया जो इनका हक इन्हें मिलना चाहिए था। कास्ट इन द प्रेजेंट, आज के टाइम में कास्ट का क्या हाल है? बहुत कोशिश की गई, ये जो अनटचेबल हैं, अब इनमें भी सबसे जो निचले लेवल पर थे उन्हें क्या कहा गया? अनटचेबल कहा गया, कि इनका तो छूना भी हमें बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये छू भी नहीं सकते हमें, क्योंकि हम तो अपर कास्ट हैं। ये अगर हमें छू देंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे। तो इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए 19th सेंचुरी में काफी काम किया गया, कोशिश की गई। कई सारे अपर कास्ट रिफॉर्मर सामने आए जिन्होंने इनमें इनके लिए काम करने की कोशिश की, जैसे ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, बी आर अंबेडकर, अयंकली, श्री नारायण गुरु, अयोध्यादास, पेरियार साउथ इंडिया में। इन लोगों ने देश के अलग अलग कोनों में काम किया अनटचेबल्स के लिए, ऐसी जाति के लिए जिन जातियों को कोई छूना भी पसंद नहीं करता था। 1920s के बाद से गांधी और अंबेडकर ने लगातार ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज किया, इन अनटचेबल्स को ऑर्गेनाइज किया, और इनके जरिए कई प्रोटेस्ट करवाए गए अपनी मांगों को लेके। गांधी चाहते थे, गांधी एम्ड टू अपलिफ्ट द लोअर कास्ट, गांधी लोअर कास्ट को अपलिफ्ट करना चाहते थे, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना चाहते थे, कास्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना चाहते थे, वाइल एश्योरिंग अपर कास्ट दैट देयर इंटरेस्ट वुड नॉट बी इग्नोर्ड। बट गांधी को सबको बराबर संभाल के रखना है, तो गांधी ये भी नहीं चाहते थे कि अपर कास्ट के इंटरेस्ट कहीं से भी सफर हों, जबकि इसमें गांधी और अंबेडकर की राय अलग थी। अंबेडकर हर कीमत पर इनको इनका हक दिलाना चाहते थे, लेकिन गांधी चाहते थे कि इन्हें हक तो दिलाएंगे लेकिन अपर कास्ट को भी नाराज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो गांधी थोड़े से बैलेंसवादी वाला काम कर रहे थे, जबकि अंबेडकर पूरी तरह से गरीबों के और दलितों के मसीहा बने हुए थे, और अंबेडकर उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। उनके लिए सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित सबसे इंपॉर्टेंट काम था, आजादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा आजाद देश किसी काम का नहीं है जहां पर आजादी के बाद अपर कास्ट लोअर कास्ट को दबाए। स्टेट पॉलिसी टुवर्ड कास्ट, यानी कास्ट को लेके स्टेट की क्या पॉलिसी थी, यानी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी। गवर्नमेंट ने, स्टेट ने शुरुआत में एक कास्ट ब्लाइंड मैनर में काम किया, यानी उसने किसी भी पर्टिकुलर कास्ट को ज्यादा एडवांटेज या ज्यादा प्रिविलेज नहीं दिए। इससे क्या हुआ? अपर कास्ट और लोअर कास्ट बराबर हो गई, क्योंकि जो सरकार है वो अब इनके बीच में भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अब वो इक्वल टर्म्स पर फाइट कर सकता है अपने राइट्स के लिए। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शन था। वो एक्सेप्शन क्या था? वो एक्सेप्शन था शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग अभी इतने गरीब हैं, इतने अनइक्वल हैं कि इन्हें थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट कौन देगा? स्टेट देगा। वो सपोर्ट कौन देगा? स्टेट देगा। तो इन टर्म कास्ट ब्लाइंड मैनर का मतलब है कि जो प्रिविलेज कास्ट थी उन्हें एक ब्लाइंड नजर से देखना शुरू कर दिया कि भाई कास्ट के बेस पे जो पहले प्रिविलेज मिलते थे वो अब प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। गॉट इट? सिर्फ जो लोअर कास्ट है उन्हें प्रिविलेज मिलेगा, और वो भी कैसे? रिजर्वेशन के थ्रू। वो भी एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, ताकि आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक इज कास्ट एंड मॉडर्नाइजेशन। कास्ट और मॉडर्नाइजेशन का क्या हिसाब किताब है, समझिए। आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसने नई नई नौकरियां पैदा की, जिन नौकरियों में कास्ट की कोई जरूरत नहीं थी, यानी आप किस जाति से आते हो कोई पूछने वाला नहीं था। धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होने लगा, शहर बनने लगे, लोग इकट्ठे एक साथ शहरों में रहने लगे। इससे कास्ट वीक होने लगी, क्योंकि गांव में तो कास्ट के बेस पे मोहल्ले बने हुए थे। ये अपर कास्ट का मोहल्ला है, ये लोअर कास्ट का मोहल्ला है, यहां पर ये रहते हैं, वहां पर वो रहते हैं। लेकिन जब शहर बने तो शहरों में ऐसा कुछ नहीं था। शहर में सब मिक्सअप होके रहते थे, और जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो काफी इन्फ्लुएंस थे लिबरल आइडियाज से, जो बिलीव करता है इंडिविजुअलिज्म में, जो कास्ट को मीन फैक्टर नहीं मानता, उसके लिए कास्ट बहुत बड़ी चीज नहीं है, और वो बिलीव करता है मेरिटोक्रेसी में, यानी कि जो बढ़िया है, जिसमें सक्षमता है, वो आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने धीरे धीरे जो रिजिड प्रैक्टिसेस थी वो छोड़ते चले गए। ध्यान रखना, अभी रिजिड वाली प्रैक्टिस छोड़ी है,
अभी भी कास्ट सिस्टम को माना जा रहा है। सिर्फ जो उसकी बहुत ज्यादा बुराई वाली चीज थी उसे छोड़ा गया है शहरों में, ठीक है। डिस्पाइट दिस, लेकिन इसके बावजूद इंडस्ट्रीज में जब रिक्रूटमेंट होती, जैसे कि टेक्सटाइल मिल मुंबई में या जूट मिल कलकत्ता के अंदर, तो हमेशा देखा जाता कि कास्ट के बेस पर इन लोगों को हायर किया जा रहा है। क्योंकि जो मिडलमैन होता था, जैसे मान लो मैंने कोई फैक्ट्री लगाई कलकत्ता में, अब मैंने फैक्ट्री लगाई, भाई मैं तो नहीं जानता वहां के लोगों को, मुझे चाहिए लेबर काम करने के लिए, तो मैंने किसी मिडलमैन को बुलाया, एक बिचौलिए को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया। मैंने उससे कहा, जिसे जॉबर कहते थे, मैंने उससे कहा कि भाई तू बंदे लेके आ और मैं तेरे को कमीशन दूंगा हर व्यक्ति पर। तो वो बंदे कहां से लेके आएगा? वो बंदे लेके आता था अपने गांव से। वो गांव में लोग कौन होंगे? जो उसके जान पहचान के लोग होंगे, कौन होंगे? उसी की जाति के लोग होंगे। तो जो मिडलमैन है वो प्रिफर करता था ऐसे लोगों को हायर करने में जो उसकी खुद की कास्ट के थे। इस वजह से एक पूरी पूरी फैक्ट्री में एक पूरे पूरे कास्ट के लोग भर जाते थे, तो वो पर्टिकुलर कास्ट से डोमिनेट हो जाती थी पूरी की पूरा डिपार्टमेंट या पूरी की पूरी फैक्ट्री, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है कास्ट को लेके, मॉडर्नाइजेशन तो आई, लेकिन आज भी लोग शादियां जो कर रही हैं वो विद इन द कास्ट कर रहे हैं, यानी आज भी एंडोगेमी नहीं बदली। आप कह रहे होंगे सर आजकल तो बहुत लव मैरिज हो रही हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, कैसे कह रहे हो सर आप? देखिए बहुत सारी लव मैरिज हो रही हैं, इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, आपकी सारी बात से एग्री करता हूं मैं, लेकिन आज भी जो शादियां हो रही हैं, अपर जो लव मैरिज हो रही हैं, उसमें आप देखोगे ज्यादातर शादी अपर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट से कर रहा है। हो सकता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय कर रहे हूं, ब्राह्मण वैश्य कर रहे हूं, लेकिन अपर कास्ट ही अपर कास्ट से शादी कर रहा है और लोअर कास्ट ही लोअर कास्ट से शादी कर रहा है ज्यादातर। और जो ये लव मैरिज है, इनका डेटा अगर आप चेक करोगे तो ये बहुत कम है, सुनने में बहुत मिलता है बट ये आज भी कम है। ज्यादातर शादी आज भी अरेंज हो रही है और विद इन दी कास्ट हो रही है, ठीक है। 1980s में यह देखा गया कि धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज भी कास्ट की जकड़ में आ गई और धीरे धीरे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी बनने लगी। ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट करती है, मान लीजिए ये पार्टी यादव को सपोर्ट करती है, ये पार्टी मुस्लिम को सपोर्ट करती है। हालांकि मुस्लिम एक अलग रिलीजन है, बट मैं बता रहा हूं कि किस तरह ग्रुप वाइज पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड हो गई और उन्होंने हिंदुओं में अलग अलग कास्ट को चुन लिया कि इस कास्ट के लोग तो मुझे ही वोट देंगे, उस कास्ट के लोग तो मुझे ही वोट देंगे। इस तरीके से आपस में इन पॉलिटिकल पार्टीज का एक पॉलिटिकल कंपटीशन भी होने लगा। लेकिन कई बार ये कंपटीशन इनके फायदे में भी होता है, ताकि ये उस पॉलिटिकल पार्टी से अपने लोगों की डिमांड रख सकें, अपने जो ग्रुप है, अपनी कास्ट है, उसके लोगों को अपलिफ्ट करने की मदद करवा सके, ठीक है। तो कंपटीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हुआ, उसमें कास्ट का एक बड़ा रोल सामने आया। कब? 1980s में। आपको पता होगा ये वही टाइम पीरियड है जिसके बाद से ओबीसी रिजर्वेशन भी मिलने लगा। ये बात है 1990s की, ठीक है। और यहीं पे ओबीसी के लिए एक आंदोलन भी शुरू हुआ पूरे देश के अंदर और नए नए ओबीसी नेता भी सामने आने लगे। जैसे समाजवादी पार्टी है यूपी के अंदर, यह माना जाता है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादातर यादव लोग वोट करते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। बिहार के अंदर जो आरजेडी पार्टी है, माना जाता है कि उसको ज्यादातर यादव लोग वोट करते हैं। बीजेपी के बारे में यह बात कही जाती थी कि बीजेपी जो है वो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। तो ऐसा रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वक्त वक्त पर यह रहा है और यह देखा गया है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को अलग अलग ग्रुप के द्वारा सपोर्ट किया जाता रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक है जी सेंस्क्रिटाइजेशन। क्या टॉपिक है? सेंस्क्रिटाइजेशन। सेंस्क्रिटाइजेशन क्या होता है? बहुत आसान है, बार बार आता है, 11th में भी पढ़ा हुआ होगा। समझिए, सेंस्क्रिटाइजेशन टॉपिक वर्ड दिया है एमएन श्रीनिवास ने। किसने दिया है? एमएन श्रीनिवास ने। क्या कहते थे एमएन श्रीनिवास? एमएन श्रीनिवास कहते थे कि जो लोअर कास्ट हैं वो अपर कास्ट के स्टेटस में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसके लिए वो लोग वो सब करने की कोशिश करते हैं जो अपर कास्ट का व्यक्ति कर रहा है। जैसे उनके रिचुअल्स को कॉपी करना, ठीक है, उनके कस्टम्स को कॉपी करना, उनकी सोशल प्रैक्टिसेस को कॉपी करना, ताकि हम भी अपर कास्ट जैसे दिखने लगे। जो लोअर कास्ट है वो किसको कॉपी कर रहा है?
हायर कास्ट को कॉपी कर रहा है ताकि वो उस जैसा लगने लगे, उसकी तरह उसे भी समाज में इज्जत मिलने लगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण्स जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन है वो भगवान के ज्यादा करीब हैं, क्योंकि वो ये गलत काम नहीं करते कि बकरा काट दिया, मुर्गा काट दिया। ये मैं राय बता रहा हूं वेजिटेरियन लोगों की, ठीक है। तो ब्राह्मण्स को ज्यादातर वेजिटेरियन माना गया, तो कई सारी लोअर कास्ट ने भी वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आपको पता होगा ब्राह्मण लोग एक एक धागा पहनते हैं, सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं, जिसे जनेऊ कहा जाता है। तो कई सारी लोअर कास्ट ने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया, सेक्रेड थ्रेड पहनना शुरू कर दिया। इसके अलावा शादी की बात करें, परफॉर्मिंग प्योरर फॉर्म ऑफ मैरिज रिचुअल, जो शादी की प्रथा जो ब्राह्मण लोग अपनाते हैं उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। और कई सारी प्रैक्टिसेस जो लोअर कास्ट में चलती थी उन प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया गया, जिन्हें ब्राह्मण इम्प्योर कहते थे, जिन प्रैक्टिसेस को, उनको लोअर कास्ट ने छोड़ दिया क्योंकि वो अपर कास्ट जैसा बनना चाहते थे। वो प्रैक्टिसेस क्या हैं? जैसे किसी की बलि देना, किसी जानवर की बलि दी जाती थी पहले, है ना, लोअर कास्ट के जरिए, उसे छोड़ दिया गया। लिकर पीना, शराब पीना, वो छोड़ दिया गया कई ग्रुप्स के जरिए, क्योंकि वो हायर कास्ट जैसा दिखना चाहते थे, उनके जैसा बनना चाहते थे। इसे ही, इस प्रोसेस को जहां पर एक लोअर कास्ट अपर कास्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, इसी को कहा जाता है क्या? सेंस्क्रिटाइजेशन। और इसे किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास। नेक्स्ट टॉपिक है डोमिनेंट कास्ट। अब ये डोमिनेंट कास्ट क्या है? आप कहोगे सर जो अपर कास्ट है वही डोमिनेंट कास्ट है, बट ऐसा नहीं है। समझिए डोमिनेंट कास्ट क्या होता है। ये टर्म भी किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। आप पूरी सोशियोलॉजी में दो टर्म ही एम.एन. श्रीनिवास से समझेंगे, एक सेंस्क्रिटाइजेशन और दूसरी डोमिनेंट कास्ट। क्या होती है डोमिनेंट कास्ट? समझिए, डोमिनेंट कास्ट वो कास्ट है जो किसी एरिया में लार्जर पॉपुलेशन में है, यानी उनकी तादाद ज्यादा है, और उनके पास लैंड राइट्स है, यानी वहां पर जमीन के अधिकार हैं, यानी ज्यादातर जमीन उनके पास है। ठीक है। शुरुआत में जो लैंड थी वो अपर कास्ट के द्वारा डोमिनेट की जाती थी, कंट्रोल की जाती थी, और इन अपर कास्ट को एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स भी कहा जाता था। क्यों एब्सेंटी लैंडलॉर्ड? क्योंकि ये वहां पर रहते नहीं थे, ये लोग चले गए थे शहर, क्योंकि उन्होंने कमाई धमाई अच्छी कर ली थी। अब ये चले गए थे ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए शहरों में, और गांव में इनकी जमीनें जो थी वो इन्होंने किस पे दे दी? रेंट पर दे दी थी। ठीक है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट जिसको रेंट पर दी थी उससे रेंट वसूलने जरूर आते थे। आफ्टर रिफॉर्म्स जब हुए, इंडियन इंडिपेंडेंस हुई, लैंड रिफॉर्म हुए कई तरह के, ये माना गया कि भाई लैंड लिमिटेड होनी चाहिए हर किसी के पास, लोगों के पास ज्यादा लैंड है उनसे लेके दूसरों को जमीन दो। ये जब रिफॉर्म्स हुए, इन रिफॉर्म्स के बाद एक नई तरह की कास्ट सामने आई जिसे बोला गया इंटरमीडिएटरी कास्ट। क्या बोला गया? इंटरमीडिएटरी कास्ट। और आधी लैंड इन्हीं लोगों के कब्जे में आ गई, क्योंकि ये लोग गांव में ही थे। जो अपर कास्ट के लोग थे वो तो अपनी जमीन छोड़ के कहां गए? शहरों में आ गए। अब उनकी जो जमीन थी, उनके ज्यादातर जो लैंड राइट्स थे लैंड रिफॉर्म के बाद, वो किसको शिफ्ट हो गए? इन अपर कास्ट को, जो गांव में रह गई। वो भी अपर कास्ट ही है, बट वो उन वालों से अपर नहीं है जो शहरों में आ गए हैं। दूसरे जो लोग थे उनके पास शिफ्ट हो गई, और उन लोगों ने एग्रीकल्चर को मैनेज करना शुरू किया। ठीक है। ये लोग भी खुद कल्टीवेट नहीं करते थे डायरेक्टली, लेकिन अपनी लेबर के जरिए कल्टीवेशन कराते थे, लेबर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। वो लेबर्स लोअर कास्ट के लोग होते थे और ज्यादातर अनटचेबल्स होते थे, जो खेती किया करते थे। उन्हें कम पैसे देके खेती करवाना उनका काम था, क्योंकि वो लोग गांव में ही बैठे हैं। ठीक है। विद लैंड राइट्स दीज कास्ट गेन्ड इकोनॉमिक पावर। क्योंकि इनके पास जमीन थी, इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक पावर को गेन किया, पैसे को गेन किया। देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ गेव देम पॉलिटिकल पावर। क्योंकि इनका नंबर ज्यादा था तो इन्हें धीरे धीरे उस एरिया में पॉलिटिकल पावर भी मिलने लगी, क्योंकि डेमोक्रेसी है, जो लोग ज्यादा होंगे उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो वही होने लगा, और ये लोग रीजनल पॉलिटिक्स में उतर गए। ठीक है। जैसे यूपी और बिहार में यादव एक डोमिनेंट कास्ट है, अपर कास्ट नहीं है, वो डोमिनेंट कास्ट है। अपर कास्ट वहां के मूव कर गए, तो जो जमीन उस एरिया की थी वो ज्यादातर यादवों के कब्जे में आ गई।
कर्नाटक में वोक्कालिग्या, रेड्डी और खम्मा आंध्र प्रदेश में, मराठा महाराष्ट्र में, जाट्स पंजाब हरियाणा यूपी के अंदर, और गुजरात में पाटीदार जिन्हें पटेल भी कहा जाता है, ये लोग वहां पर क्या बन गए? डोमिनेंट कास्ट बन गए, जो न्यूमेरिकली स्ट्रांग थे, इनके पास जमीन थी, तो ये लोकल पॉलिटिक्स में भी पावर में आए। ये खुद एग्रीकल्चर नहीं करते लेकिन लेबर के जरिए एग्रीकल्चर कराते हैं, और वो लेबर कौन होता है? ज्यादातर लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो अनटचेबल्स कहलाए जाते हैं। जो लोग अपनी जमीन छोड़ के चले गए उन्हें क्या कहा गया? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, यानी वो लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं है। आगे देखिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? नीचे देखिए, हाउ हैज कास्ट बिकम इनविजिबल फॉर द अपर कास्ट, अर्बन मिडल, अपर क्लास इन कंटेम्परेरी इंडिया। जो अपर कास्ट के लोग थे, जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उनके लिए कास्ट कैसे इनविजिबल हो गई? उनके लिए कास्ट कैसे इनविजिबल हो गई? बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर बनेगा इसका। कास्ट बिकम इनविजिबल फॉर दीज ग्रुप बिकॉज इन लोगों को इंडिपेंडेंस के बाद जो भी डेवलपमेंट हुई सरकार द्वारा उसका फायदा मिला। किन लोगों को? अपर कास्ट को, अपर मिडिल क्लास को। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, मैं बताता हूं। मान लीजिए आजादी के बाद गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आई और गवर्नमेंट ने कोशिश की कि लोगों को फायदा हो। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनका फायदा कौन उठा पाएगा? जो लोअर कास्ट के लोग हैं उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। उनका फायदा उठाया मिडिल क्लास ने और अपर क्लास ने। बनी वो लोअर क्लास के लिए थी, लेकिन उसका फायदा किसने उठाया? मिडिल क्लास ने और अपर क्लास ने। और फायदा उठाने की वजह से वो लोग धीरे धीरे सरकारी नौकरियों में लगने लगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलने लगी, उन्हें रिसोर्सेज मिलने लगे, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो गई और उन्हें लगने लगा कि हमने जो भी पाया है वो अपनी मेहनत से पाया है। अब जो उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, उनके लिए महसूस होने लगा उन्हें कि हमारी जिंदगी में कास्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। हम जो भी आज हैं वो अपनी मेहनत से हैं, मेरिट के बेस पर हैं। इस वजह से अपर कास्ट लोगों के लिए कास्ट इनविजिबल हो गई और उन्हें लगने लगा कि कास्ट जैसी तो कोई चीज होती नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरी कास्ट ने कोई रोल प्ले नहीं किया। मुझे जो एजुकेशन मिली वो मेरे दम पे मिली, जो जॉब मिली मेरे दम पे मिली, जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे दम पे हैं। बट वो भूल गए कि उन्हीं के पूर्वजों को सरकार ने मदद की थी, इसलिए आज वो इस जगह पर है। तो उन्हें लगता है कि जो भी प्रोग्रेस हुई है उनकी, वो मेरिट के बेस पर हुई है, कास्ट के बेस पर नहीं हुई। और कास्ट उनके लिए बड़ा ही प्राइवेट स्पेयर है। जैसे शादी के टाइम रिलीजन कोई फंक्शन हो रहा है, रिलीजियस फंक्शन हो रहा है, वहां पर अपने बच्चों के लिए बस वहीं तक सीमित है कास्ट। इसके अलावा पब्लिक लाइफ में कास्ट मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, हालांकि एक बात और ध्यान में रखिए, सारी अपर कास्ट के लोग प्रिविलेज नहीं हैं। जैसे आपको कोई ना कोई ब्राह्मण भी रिक्शा चलाता दिल्ली मुंबई में दिख जाएगा, तो सारे अपर कास्ट के लोग प्रिविलेज हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर हैं, यह बात सही है। तो इसलिए अपर कास्ट के लिए कास्ट क्या हो गई? इनविजिबल हो गई। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्या क्वेश्चन है? कि जो लोअर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए कास्ट ज्यादा ही विजिबल हो गई, बिकम मोर विजिबल। क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं शेड्यूल कास्ट का हूं मान लीजिए, ठीक है, और मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा सरकार का किसी भी तरीके का। मेरे पिताजी के जरिए मुझे कुछ नहीं मिला, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, मुझे भी नहीं पढ़ाया। उनके पास खुद कोई सोशल कैपिटल नहीं था, मुझे भी नहीं मिला। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हुए आए हैं, अपर कास्ट से परेशानियां झेलते हुए आए हैं। तो अब जब मुझे पता चला कि सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, मेरी नाम की पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं जो मुझे अपील कर रही हैं, तो मेरे लिए कास्ट और इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने लिखवाना शुरू किया कि यस मैं इस कास्ट का हूं, ताकि मुझे रिजर्वेशन मिले, मुझे फायदा मिले। मैं एक ग्रुप बना के एक साथ रहने लगा ताकि मुझे पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदारी मिले, मेरे नेता आगे बढ़े। तो उन लोगों के लिए कास्ट और विजिबल हो गई। जहां अपर कास्ट
के लिए कास्ट दूर होती चली गई, लोअर कास्ट के लिए कास्ट ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गई, क्योंकि उसी के जरिए अब वो आगे बढ़ सकते हैं और कोई उनके पास तरीका नहीं है। उनके लिए जो उनकी आइडेंटिटी है वो अब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन गई है, क्योंकि उन्हें उनके पिताजी से कुछ भी इनहेरिट नहीं हुआ, ना एजुकेशन और ना सोशल कैपिटल। उन्हें हर वक्त अपर कास्ट से कंपटीशन फेस करना पड़ा है, उन्हें हर बार हर परेशानी झेलनी पड़ी है, और इसके लिए अब वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो है अपनी कास्ट की पहचान को दिखाया जाए और आगे बढ़ा जाए। गॉट इट साहब? ये है आंसर। आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है? इंस्टाग्राम का लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जी, फाइनली चैप्टर का एक मेजर पोर्शन हमने खत्म कर दिया, दैट इज कास्ट। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं? अब हम लोग आ रहे हैं ट्राइब पे, ठीक है? चैप्टर में 3 ही पार्ट हैं, कास्ट, ट्राइब और फैमिली। तो हम लोग अब कास्ट खत्म कर दिया, उससे छोटा है ट्राइब और सबसे छोटा है फैमिली। तो आइए ट्राइब की बात करते हैं। ट्राइबल लोगों के बारे में मोटी मोटी बात आपको पता होगी, लेकिन डिटेल में नहीं पता होगी। आइए डिटेल में जानते हैं। ट्राइब एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत पहले के टाइम से रह रही है। कहां पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी इनसे पहले कोई और व्यक्ति यहां पर नहीं था। यही सबसे पहले लोग हैं जो यहां पर रहते थे, ठीक है? इन्हें अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया गया। हमारे इंडिया में जो मेजर ट्राइब हैं वो हैं गोंड, भिल, संथाल, ओराओं, मिन्नस, बोडोज, मुंडास। और ये सब कम से कम हर एक एक मिलियन की पॉपुलेशन में है। 1 मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख, ठीक है? यानी अच्छी खासी पॉपुलेशन है इनकी। अगर हम ऑल ओवर बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 104 मिलियन ट्राइबल लोग रहते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो मोटा मोटा 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ट्राइबल हैं। कहां पर? इंडिया में। गॉट इट? इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन्हें पहचाना कैसे जाए? इन लोगों का कोई रिलीजन नहीं है लिखा हुआ, रिटर्न रिलीजन नहीं है। ये लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं है, ठीक है? इन लोगों का कोई लिखा हुआ रिलीजन नहीं है। ये लोग अपने अलग तरह के रिलीजन मानते हैं, अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं इनकी। कोई पेड़ को देवता मानता है, तो कोई पहाड़ को मानता है, तो कोई नदी को मानता है। अलग अलग तरह के इनके हिसाब किताब है। इनका कोई फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर तो है, कोई ना कोई है जो इन पे रूल करता है, हर ट्राइब का अपना एक नेता होता है, लेकिन कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है। इस तरह कोई स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं। लेकिन इनमें कोई शार्प क्लास डिवीजन भी नहीं है। यानी ट्राइबल लोग ज्यादातर कैसे होते हैं? इगैलिटेरियन होते हैं। इगैलिटेरियन का मतलब ज्यादातर लोग जो ट्राइब में रहते हैं वो सब इक्वल होते हैं। उनमें कोई शार्प क्लास डिवीजन देखने को नहीं मिलता कि अपर क्लास है, लोअर क्लास है, ऐसा कुछ देखने को ट्राइब्स में नहीं मिलता। ओके? अब हम लोग ट्राइब को क्लासिफाई करते हैं 2 तरीकों से। पहला, दो नहीं कई तरीकों से करते हैं। पहला, हम लोग परमानेंट ट्रेड्स देखते हैं, यानी ऐसी चीजें जो ट्राइब छोड़ नहीं सकती, ठीक है? क्या है परमानेंट ट्रेट? पहला है, उसके अंदर परमानेंट ट्रेट में पहला है रीजनल क्लासिफिकेशन। वो कहां रहते हैं? अब भाई जो जहां मैं रह रहा हूं बहुत मुश्किल ही चांस होंगे मैं मूव करूं, तो इसलिए एक रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्राइब जो है वो पूरी देश में वैसे तो फैले हुए हैं, लेकिन कुछ एरिया में वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जैसे 85% ट्राइबल लोग मिडल इंडिया में रहते हैं, जैसे गुजरात, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में मिडल इंडिया में। 11% नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और वहां कॉन्सेंट्रेटेड है काफी, वहां ज्यादा तादाद है इनकी। 3% बाकी देश के अंदर रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आसाम को छोड़ दो तो ये हाईएस्ट इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां पर है? मोर देन 30% ऑफ ऑल स्टेट आंध्र, अरुणाचल में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, ठीक है? नागालैंड में तो बहुत ज्यादा रहते हैं, 60 से 95% पूरे नॉर्थ ईस्ट के। बाकी इंडिया के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है, लेस देन 12% इन ऑल स्टेट। हर स्टेट में 12% से कम है, यानी वहां पे दूसरी तरह की पॉपुलेशन ज्यादा है। उड़ीसा को छोड़ दें और मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जगह पर 12% से कम ये लोग इंडिया के बाकी स्टेट्स के अंदर हैं।
ये ज्यादातर वहां मिलेंगे जहां पे इकोलॉजिकल हैबिटेट होगा, पेड़ जंगल पहाड़ होंगे, ठीक है, पहाड़ होंगे, जंगल होंगे, प्लेन्स होंगे, गांव वाले, गांव देहात वाले, ठीक है, या अर्बन इंडस्ट्रियल एरिया में भी ये लोग देखने को मिलेंगे, जहां पर ज्यादातर आज के टाइम में ये लोग लेबर का काम कर रहे हैं उन इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो इनकी लैंग्वेज के बेस पे, इनका जो परमानेंट ट्रेट है जो छोड़ नहीं सकते ये, ठीक है, तो इन्हें 4 लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। देखिए, पहली लैंग्वेज है इंडो आर्यन। ये वो लैंग्वेज है जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के लोग बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया के ट्राइबल लोग बोलते हैं। ये बहुत कम है, मतलब 1% के करीब लोग हैं। द्रविडियन, साउथ इंडिया के लोग, साउथ इंडिया के ट्राइबल ये भाषा बोलते हैं, 3% है ये। ऑस्ट्रिक जो लैंग्वेज है ये भी बोली जाती है, और एक है तिब्बतो बर्मन जो ये ऊपर तिब्बत वाली साइड पे बोली जाती है। ये 80% स्पीकर यही भाषा बोलते हैं, तिब्बतो बर्मन, ठीक है जी। इसके अलावा तीसरा सी पार्ट, रेशियल क्लासिफिकेशन, हाव भाव कैसे हैं इनके, नैन नक्श कैसे हैं, कलर कैसा है, इसके बेस पर भी इन्हें डिवाइड किया गया है। देखिए, इन्हें बोला जाता है निग्रिटो, ये ज्यादातर जो साउथ अफ्रीका वाला जो एक रेशियल टर्म है वो है। ऑस्ट्रोलॉइड ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। मोंगोलॉइड जो लोग मंगोलिया के लोगों जैसे दिखते हैं, ट्राइबल के जैसे दिखते हैं। द्रविडियन जो साउथ इंडियन लोगों जैसे दिखते हैं, और आर्यन जो नॉर्थ इंडियन लोगों जैसे दिखते हैं। इन 5 हिस्सों में ट्राइब्स को डिवाइड किया गया है। निग्रिटो नाइजीरिया से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रोलॉइड ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, मोंगोलॉइड मंगोलिया से जुड़ा हुआ है, द्रविडियन साउथ इंडिया से जुड़ा हुआ है, और आर्यन नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ है। क्लियर? ये हो गए परमानेंट ट्रेट। अब क्या है, कुछ टेम्परेरी ट्रेट है जो आपने एक्वायर की हैं, ट्राइब्स ने वक्त के साथ दूसरी जगह से लिए हैं। वो क्या है? देखिए, एक्वायर ट्रेट में 2 आते हैं। एक उनका लाइवलीहुड, वो कैसे आज के टाइम में जी रहे हैं, और दूसरा उनका हिंदू सोसाइटी से क्या लेना देना है, एसिमिलेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। देखते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर 2 क्राइटेरिया आते हैं। पहला है लाइवलीहुड, मोड ऑफ लाइवलीहुड, यानी वो लोग जीते कैसे हैं, ठीक है, कैसे अपना जीवन बिता रही हैं वो लोग। और दूसरा है इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, वो हिंदू सोसाइटी में कितना मिलके झुलके रहना चाहते हैं। तो लाइवलीहुड से आज के टाइम में वो लोग काम कर रहे हैं फिशरमैन का, फूड गैदरर्स का, हंटर्स का, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का, पीजेंट्स का, प्लांटेशन वर्कर का, या इंडस्ट्रियल वर्कर का। ये वक्त के साथ उन्होंने नए काम ढूंढ लिए हैं। दूसरा क्या है कि वो हिंदू सोसाइटी में कितना एसिमिलेट हुए हैं, यानी कितना मिक्स होना चाह रहे हैं। अब यहां पर 2 तरह की राय आती है। एक कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि ट्राइबल्स को हिंदू सोसाइटी में मिल जाना चाहिए, लेकिन जब वो मिलना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादातर लो स्टेटस दिया जाता है हिंदू सोसाइटी के अंदर, यानी उनका जो कहा, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है और उसके अंदर उन्हें सबसे लोअर स्टेटस दिया जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरे लोग कहते हैं ट्राइब के अंदर, जिनका मानना है, जो पढ़ लिख लिए ट्राइब्स के अंदर, उनका मानना है कि हमें हिंदू सोसाइटी से दूर रहना चाहिए और हमारी अपनी एक यूनिक कल्चर है, हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए, हम हिंदू सोसाइटी में मिलना नहीं चाहते। तो देयर इज अ 2 व्यू, वन इज एक्सेप्टेंस एंड अनदर वन इज रेजिस्टेंस, यानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो हिंदू सोसाइटी, या वो हिंदू सोसाइटी में मिलके रहना नहीं चाहते, यानी वो रेजिस्ट कर रहे हैं। 1960s में स्कॉलर्स के बीच में डिबेट होने लगी कि ट्राइब्स जो हैं वो हिंदू सोसाइटी में, हिंदू पीजेंट सोसाइटी में कास्ट के बेस पे एंटर कर जाना चाहिए या उनकी एक अलग ही कम्युनिटी होनी चाहिए। जो कंटिनम व्यू है उनका मानना है कि ट्राइब्स जो हैं आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट, कि वो अलग नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस जो सोसाइटी में रिसोर्सेज का बंटवारा है उन्हीं में वो लोग भी एक पार्ट लेते हैं, जस्ट लेस स्ट्रेटिफाइड, उनके अंदर बंटवारा कम है, हायरार्की कम है, और वहां पर ज्यादातर लोगों के पास कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप है। भाई ये पूरा जंगल हमारा है, तो कौन क्यों ज्यादा इकट्ठा करे, सबका ही है सब कुछ। तो एक ये भी व्यू पॉइंट रहा है। लेकिन अपोजिंग व्यू जो है वो कहता है कि ट्राइब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और उनके अंदर पॉल्यूशन प्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं है जो कास्ट सिस्टम के अंदर होती है। तो 2 तरह की व्यू पॉइंट है यहां पे अलग अलग, एक कंटिनम व्यू और एक अपोजिंग व्यू। कंटिनम व्यू कहता है कि ट्राइब कोई ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़े से लेस स्ट्रेटिफाइड है और वहां पर कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप है, यानी जो है सबका है।
दूसरा व्यू ये कहता है कि नहीं, ट्राइब जो है वो बिल्कुल ही अलग है और वहां पर पॉल्यूशन और प्योरिटी नाम की चीजें नहीं है जो हिंदू सोसाइटी में है। तो सिंपल सी बात है, इन हिंदू सोसाइटी में आना नहीं चाहिए। और ऊपर वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है, इन हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट मान लेना चाहिए। तो मोटी मोटी ये बात है। चलिए आगे देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ ट्राइब डेफिनेशन। ट्राइब को अभी तक डिफाइन नहीं किया मैंने कि ये होते कौन है, तो इसके लेके अलग अलग बातें हैं। देखिए 1970s में स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह से डेफिनेशन दी ट्राइब की, लेकिन वो सब फॉल्टी थी। द ट्राइब पीजेंट्री डिस्टिंक्शन फेल्ड। ट्राइब को जो पीजेंट से अलग किया गया वो सिचुएशन फेल निकली। उन्हें साइज के हिसाब से बांटा गया, आइसोलेशन के हिसाब से बांटा गया कि वो समाज से कितने अलग हैं, रिलीजन के हिसाब से बांटा गया, लाइवलीहुड के हिसाब से बांटा गया। कई सारी ट्राइब हमारे देश में जैसे संथाल, गोंड, भिल, ये काफी बड़ी हैं और कई बड़े एरिया में फैली हुई हैं, जबकि कई छोटी ट्राइब हैं जैसे मुंडाज, हॉस, ये छोटे एरिया में है और इन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर को एडॉप्ट कर लिया है। कई सारी हंटिंग गैदरिंग ट्राइब जो आज भी जंगलों में जाती है, शिकार करती है और खाती है, जैसे बिहार में भिरोर, ठीक है, ये लोग आज भी हाउस होल्ड के लिए क्राफ्ट बनाते हैं, छोटे छोटे बास्केट का बनाने का काम करते हैं, ऑयल प्रेसिंग का काम करते हैं, तेल निकालने का काम करते हैं। कई केसेस के अंदर जो ट्राइब नॉन ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल कास्ट हैव ऑल्सो टर्न टू हंटिंग एंड गैदरिंग। कई सारी ऐसी कास्ट हिंदू सोसाइटी की जो ट्राइब नहीं थी, वो लोग भी हंटिंग गैदरिंग करती है। इससे ट्राइबल लोगों में और ये जो नॉन ट्राइबल कास्ट हैं, जो दोनों सेम काम कर रही हैं, उनमें डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये बड़ी इतने ज्यादा मिले हुए हैं बट इतने ज्यादा अलग हैं कि इनके लिए डेफिनेशन बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बट एक मोटी मोटी डेफिनेशन ये है कि ये वो लोग हैं जो इस इलाके में सबसे पहले से थे, जब यहां कोई नहीं आया था, और आज भी ये लोग ज्यादातर पुराने तरीकों से ही जी रहे हैं। गॉट इट? आगे देखिए। कास्ट ट्राइब एब्सॉर्प्शन। ट्राइब जो है वो धीरे धीरे हिंदू सोसाइटी में एब्जॉर्ब करती चली जा रही है अलग अलग मैकेनिज्म से। जैसे एक तो एम एन श्रीनिवास ने बताया सेंस्क्रिटाइजेशन, तो वो चीज ट्राइब्स में भी देखने को मिली। जो ट्राइब्स हैं वो क्या कर रही हैं, हिंदू सोसाइटी में अपर कास्ट के लोगों को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जब वो आती हैं हिंदू सोसाइटी में तो उन्हें ज्यादातर शूद्र बनने का ही मौका मिलता है, यानी लोअर कास्ट बनने का ही मौका मिलता है। Indian history is often seen as a process of tribal group being assimilated into caste society at various hierarchical level as forests are clear and land colonized। जैसे जैसे जंगल साफ होते चले गए इंडिया में और जमीन को कॉलोनाइज किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन ट्राइबल्स के पास जाने की कोई और जगह नहीं थी। इस वजह से ये लोग हिंदू सोसाइटी में क्या करते चले गए, एसिमिलेट करते चले गए, एसिमिलेट करते चले गए। ये वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि इनके क्या हुए, जंगलों को साफ कर दिया गया। जिन जंगलों पे पहले ये लोग डिपेंडेंट थे, किसके जरिए, ब्रिटिशर्स के जरिए। ये जो एब्सॉर्प्शन है इसे दो तरह से देखा गया। एक तो नेचुरल प्रोसेस की भाई खुद से आ रही है वो, ठीक है, हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट कर रहे हैं, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल की ऑटोनॉमी खत्म करते गए, जंगल खत्म करते गए, तो उन्हें मजबूरी में आना पड़ा, जिसे कहा गया एक्सप्लॉइटेटिव प्रोसेस। ऊपर वाले को नेचुरल प्रोसेस कि खुद आ रही हैं, अपनी मर्जी से आ रही हैं, और दूसरा एक्सप्लॉइटेटिव प्रोसेस, जबरदस्ती उन्हें हिंदू सोसाइटी में लाया जा रहा है। ठीक है जी। तो शुरुआत के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि एसिमिलेशन हो रहा है आराम से, लेकिन बाद के स्कॉलर ने इस पे स्ट्रेस दिया कि नहीं, जबरदस्ती इन लोगों को लाया जा रहा है, और कोई मतलब और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनके जंगल खत्म होते जा रहे हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। रीथिंकिंग द आइडिया ऑफ ट्राइब। कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि ट्राइब को देखा गया इस तरीके से कि जो ट्राइब है वो काफी प्रिस्टीन है, अनटच्ड है, बड़ी प्योर सोसाइटी है, ठीक है, बट ऐसा हर बार नहीं है ना, और इस तरह देखना ठीक नहीं है। ट्राइब्स जो है उन्हें एक सेकेंडरी फेनोमेना के तौर पर आप देख सकते हो कि ये लोग, कितने लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया, ये इनका स्टेट से कितना लेना देना है, स्टेट के अलावा जो ग्रुप्स हैं उनसे कितना लेना देना है। ऐसे कांटेक्ट ने, जिससे ट्राइबल लोगों से जिन लोगों ने बनाया, या कितना इनका कांटेक्ट हुआ कितना नहीं हुआ, उसने इस आइडेंटिटी को जन्म दिया कि ये लोग फील करने लगे कि हम लोग ट्राइबल हैं, हम लोग अलग हैं,
और ये जो आइडियोलॉजी आई दैट इज कॉल्ड ट्राइबलिज्म, जिसमें इन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग देखना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो आप ये सोच रहे हैं कि ट्राइब अगर मैं बोल रहा हूं तो ये कोई स्टोन एज में ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते हैं सारे के सारे, तो ऐसा नहीं है। सारी ट्राइब हंटिंग गैदरिंग नहीं करती। हिस्टोरिकली आदिवासी ओप्रेस्ड पीपल नहीं थे, ये तो बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद से इनका हाल बुरा हुआ है, और आजादी के बाद भी कोई अच्छे हालात नहीं है इनके। ठीक है। कई सारे पावरफुल किंगडम्स ट्राइबल द्वारा चलाए जाते थे, जैसे गोंड किंगडम होता था, गोंड जो ट्राइब लोग हैं उनका। ठीक है। कई सारे राजपूत किंगडम जो हैं सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के, वो भी आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा चलाए गए। आदिवासी कई बार प्लेन के लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं उन लोगों को डोमिनेट करते थे, उनके यहां पर रेड मारते थे, उनका अनाज छीन के ले जाते थे और लोकल मिलिशिया का काम करते थे। यानी ऐसे क्या कहते हैं, डकैत कह सकते हो आप, या ये लोग ऊपर पहाड़ों पे रहते थे और आके नीचे रेड मारते थे और फसल वसल ले जाते थे प्लेन के लोगों की। तो ये भी काम किया करते हैं, यानी ये देवर पावरफुल। ठीक है, चाहे वो गलत काम हो सही काम हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट देवर पावरफुल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। दे प्लेड, ये लोग ट्रेड भी करते थे, ये लोग जो भी जंगलों में सामान पैदा होता है वो बेचते थे, ये लोग नमक बेचते थे, ये लोग हाथी तक बेचते थे। ठीक है, पहले हाथियों का बड़ा रोल होता था इकोनॉमी के अंदर, तो हाथी का ट्रेड भी करते थे ये। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइब का, एक तो टाइप ऑफ ट्राइब वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, और एक ये वाला क्वेश्चन कि नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। कई लोगों का मानना है कि नेशनल डेवलपमेंट करते करते हम लोगों ने ट्राइब्स को पीछे छोड़ दिया, ट्राइब्स के लोगों, ट्राइब से हमने ज्यादा मांग लिया, और वो मांगा हमने उन ट्राइब्स के लिए नहीं, किसी और के लिए, यानी किसी और के डेवलपमेंट की सजा ट्राइबल लोगों को मिली। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? हमने आजादी के बाद फोकस किया कि बड़े बड़े डैम बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, माइंस बनाएं, नेहरू के टाइम पर। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जमीन चाहिए, और वो जमीन कहां से मिलेगी? ट्राइबल लैंड से। तो इन लोगों को अपनी जमीन से हमने निकाला, डिस्प्लेस किया। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, हमने जंगल तबाह किए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए, मिनरल्स निकालने के लिए पूरी पूरी जमीनें खत्म कर दी, और वो जमीनें किनकी थी? इन ट्राइबल लोगों की थी। इनके जंगल खत्म हो गए, ये लोग अपने लाइवलीहुड इनका छीन गया, और ये मजबूर हो गए अब उन्हीं फैक्ट्रियों में लेबर का काम करने के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, बड़ी बड़ी जमीनें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनके हाथों में चली गई, और पहले जो ट्राइब, एक पूरी ट्राइब का एक पूरा एरिया हुआ करता था, वो चीज चली गई जहां पे, क्योंकि ट्राइबल लोगों में प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज नहीं होती कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है। पूरी कम्युनिटी की ही सारी प्रॉपर्टी है, जो मर्जी जहां मर्जी रह लो, जो मर्जी खा लो। बट अब प्राइवेट ओनरशिप आने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा ऐसे एरिया में जो मिनरल रिच है, जहां से कोयला निकल रहा है, स्टील निकल रहा है, और वहां पर जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें माइग्रेट करना पड़ रहा है। जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो इनके एरिया में आ रहे हैं काम करने के लिए, और ट्राइबल लोग अपने ही एरिया में एक्सप्लॉइट किए जा रही हैं। जहां पे वो एक टाइम में राजा की तरह रहते थे, आज वहीं पर वो लोग लेबर बन के रह गए हैं। धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज होने लगी। मान लीजिए एरिया है, इसके अंदर पहले ट्राइबल लोग ज्यादा थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देखने को मिल रहा है बाहर के लोग यहां पर इतने आ गए हैं कि ट्राइबल लोग यहां पर कम पड़ गए हैं, और बाहर के लोगों ने पूरे एरिया को कवर कर लिया है। ठीक है। तो देखने को मिला कि कई जगहों पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कम होने लगी, जैसे झारखंड, जैसे त्रिपुरा, जैसे अरुणाचल प्रदेश। और इन लोगों को डर लगने लगा कि बाहर के लोग अगर हमारे स्टेट में इतने आ रहे हैं तो कल को हम ही अपने राज्य में माइनॉरिटी ग्रुप बन के ना रह जाएं। ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाना, पेपर में 6 नंबर में दिख जाएगा ये क्वेश्चन आराम से। ये वाला टॉपिक मैंने बता दिया कि कैसे दो व्यूज हैं, एक जो मानते हैं कि इन्हें हिंदू सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए, और एक जो है वो मानते हैं कि नहीं, ये लोग बिल्कुल अलग हैं और इन्हें अलग ही रहने देना चाहिए। एक बात यहां मैं आपको जोड़ देता हूं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो ट्राइब है, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली एज शेड्यूल्ड ट्राइब, और इन लोगों को आज के टाइम पे रिजर्वेशन दी जाती है। किसको? शेड्यूल्ड ट्राइब को। कहां कहां पर? एजुकेशन में, और कहां पर? जॉब के अंदर।
जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है या जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां पर इन्हें क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। और इनकी पॉपुलेशन हमने पढ़ी थी, मोटा मोटा 8% है ये इंडिया के अंदर, यानी लगभग 10 करोड़ ट्राइबल इंडिया में रहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब आ जाओ चैप्टर के आखिरी टॉपिक, फैमिली एंड किनशिप। हमने कास्ट पढ़ ली, ट्राइब पढ़ ली, अब तीसरा टॉपिक है फैमिली एंड किनशिप, यानी परिवार। ठीक है, और आपकी परिवार के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन रिश्तेदार, वो सब। किनशिप मतलब रिश्तेदारी, ठीक है, ब्लड रिलेशंस। फैमिली एक ऐसी स्पेस है जो बड़ी वार्म स्पेस होती है, बड़ी केयर वाली स्पेस होती है। बेशक कई बार परिवारों में हम लोग लड़ाइयां देखते हैं, इनजस्टिस देखते हैं, वायलेंस भी देखते हैं, उसके बावजूद परिवार एक सेफ स्पेस होता है सबके लिए। लेकिन कई प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, बच्ची पैदा होते ही उसे गर्भ में ही मार देना। फीमेल नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। कई बार भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई, वॉयलेंट लड़ाई, खून खराबे पे आ जाना, ये भी देखने को मिलता है परिवारों के अंदर। लेकिन साथ साथ कंपैशन, सेक्रीफाइस और केयर भी परिवारों में देखने को मिलती है। फैमिली आपस में क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि इकोनॉमी एक है, पॉलिटिक्स एक है, कल्चर एक है, एजुकेशनल स्पेयर एक है। इसी वजह से परिवार आपस में जुड़े हुए रहे हैं, पहले भी और आज भी कई मायनों में। जैसे अगर आप देखेंगे हिमालयन विलेजेस में, जो ये उत्तराखंड की खासकर जो गांव हैं, वहां पर आप देखोगे कि जो मेल मेंबर है, जो परिवार में आदमी है, मर्द है, वो तो काम की तलाश में गांव छोड़ के चला गया। ठीक है, अब गांव में कौन बचा? विमेन। तो वहां पर ज्यादातर जो विमेन है वही परिवार को चलाती हैं, वही परिवार में अब हेड है। इसके अलावा वर्क शेड्यूल ऑफ यंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल लीड्स ग्रैंड पेरेंट एक्टिंग एज अ केयर टेकर। आज के टाइम में आपको पता है जो यंग बच्चे हैं उनको 12-12 घंटे नौकरियों पे देने पड़ते हैं, है ना। कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, बीवी भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है, तो आज के टाइम में ग्रैंड पेरेंट्स का रोल काफी बढ़ गया है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोता पोती को अब पाल रहे हैं क्योंकि बच्चों के पास समय नहीं है। ठीक है, फैमिलीज का स्ट्रक्चर चेंज कई बार वॉर के जरिए भी होता है, माइग्रेशन के जरिए भी होता है। फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज कई बार ऐसे भी होता है कि सिर्फ एक ही है, पति या पत्नी में से सिंगल पेरेंट है। ठीक है, और कई बार सेम सेक्स लव भी एक अलग इशू आता है जहां पर बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये नए नए तरीके की फैमिलीज आज के टाइम में देखने को मिल रही हैं। इनमें से कई तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अभी अभी आई हैं या बनी है, जैसे सेम सेक्स वाली हमने बात की। फैमिली दो तीन तरह की होती है, दो ही तरह की होती है वैसे तो, एक न्यूक्लियर फैमिली और एक ज्वाइंट फैमिली, जिसे एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में मां, बाप और उनके बच्चे, चाहे बच्चे कितने भी हो, यानी यहां पर सेट ऑफ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन होंगे यहां पे। बट ज्वाइंट फैमिली के अंदर मोर देन वन कपल, इसमें तो एक ही कपल था ना, मां बाप उनके बच्चे हैं, यहां पर दो कपल होंगे या दो से ज्यादा भी, जैसे एक कपल, उनके नीचे एक कपल और फिर बच्चे हो गए। तो यहां कम से कम दो कपल होंगे, यहां पे दो या कई बार दो से ज्यादा जनरेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे दादा दादी, मां बाप और फिर बच्चे। ठीक है, तो इसे ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है, और इंडिया में ज्वाइंट फैमिली तो बहुत रही है। ठीक है, हालांकि ज्वाइंट फैमिली वर्ड इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया है, तो बट इंडिया में ये हमेशा से रहा है। ठीक है, फैमिली फॉर्म अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग तरीकों से जानी जाती है, जैसे रेजिडेंस के बेस पे कहां रहा जा रहा है। अगर मान लीजिए शादी के बाद कपल जो है वो फीमेल के घर पर रहे, जिसे हम घर जमाई कहते हैं ना आजकल, तो अगर फीमेल के घर पे रहे तो उसे मैट्री लोकल कहेंगे। लेकिन अगर शादी के बाद लड़की अपने पति के घर जाए तो उसे पैट्री लोकल कहेंगे। अगर शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाके रहने लगे तो उसे मैट्री लोकल कहेंगे, और शादी के बाद अगर लड़की लड़के के घर जाके रहे तो उसे पैट्री लोकल कहेंगे। ध्यान रखना, पैट्री मतलब जब भी पैट्री वर्ड होगा तो पिता यानी फादर, यानी यहां मेल का रोल होगा। मैट्री मतलब कहीं ना कहीं मदर का रोल यहां पर होगा, मां का रोल होगा, यानी फीमेल यहां पावर में होगी। इनहेरिटेंस रूल, यानी जो प्रॉपर्टी या पैसा मेरे पास है वो मेरे बाद किसको जाएगा। अगर मां के बाद बेटी को जा रहा है तो इट इज मैट्रीलिनियल, बट अगर पिता के बाद बेटे को जा रहा है
तो इट इज पेट्रीलिनियल। अगर मदर टू डॉटर जाएगा तो मैट्रीलिनियल, और अगर फादर टू सन जाएगा तो पेट्रीलिनियल। ठीक है जी। इसके अलावा अथॉरिटी भी है कि फैमिली में चल किसकी रही है। अगर फैमिली में पिता की चल रही है, मेन की चल रही है, तो पेट्रियार्की है। अगर फीमेल की चल रही है, विमेन डोमिनेंस है, तो मैट्रियार्की है। हालांकि दुनिया में ज्यादातर सोसाइटी पेट्रियार्की ही देखने को मिली है, मैट्रियार्कल सोसाइटी का कोई बहुत ज्यादा एविडेंस हमें देखने को नहीं मिलता, तो इट इज मोर ओवर थ्योरेटिकल। ठीक है। हालांकि मैट्रिलिनियल यानी मां के बाद बेटी के पास प्रॉपर्टी, बेटी के पास प्रॉपर्टी, यह हमें कई जगह देखने को मिला है। लेकिन यहां पर भी पंगा है कि बेशक प्रॉपर्टी मां के बाद बेटी के पास जा रहा है, लेकिन मां से पहले उस प्रॉपर्टी पे अधिकार, होल्ड उसके भाई का है। और यहां पर भी जब बेटी के पास प्रॉपर्टी गई तो उसका भाई एक्चुअल में प्रॉपर्टी पे पावर एक्सर्ट कर रहा है, डोमिनेशन एक्सर्ट कर रहा है। यानी नाम तो मां के है, लेकिन उसका भाई उस पे पावर एक्सर्ट कर रहा है। बेशक ऑन पेपर जाएगी बस वो मां से बेटी को, लेकिन एक्चुअल में उनके भाई ही उस प्रॉपर्टी को संभाल रहे हैं, उनके भाई ही एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं। तो जी ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। वन गो में देखना तसल्ली से, 2 हिस्सों में देख लेना। डिटेल में समझाना मेरा काम था, पढ़ना आपका काम है। ठीक है जी। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं ट्राई करूंगा अगली बार उस चीज को अवॉइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।